हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी ज्योग्राफी से रिलेटेड उत्तर प्रदेश की मृदा और उसके प्रकारों के बारे में डीप में जानेंगे। ठीक है, कौन सी मृदा किस जिले में पाई जाती है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं तथा यह मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त होती है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली हमारी जो मृदा है वो है खादर मृदा। ठीक है, कौन सी है? खादर मृदा। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें लगा है खाद। ठीक है, खाद मीन्स जो उपजाऊ मिट्टी हो। ठीक है, तो जो खादर मृदा क्या होती है, ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। खादर मृदा को नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, विशेषता क्या होती है खादर मिट्टी की? तो गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और तराई में पाई जाती है। तो जो नदियाँ जो छोटे छोटे कण खनिज लवण बहा के लाती हैं, तो जो नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? खादर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई मिट्टी से इसका निर्माण होता है और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ठीक है, खादर मिट्टी। खादर मिट्टी उत्तर प्रदेश में किन किन जिलों में पाई जाती है? कानपुर हो गया, यमुना नदी से बह के आते हैं। कानपुर गंगा यमुना नदी से बह के जो मिट्टी आती है। लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, फैजाबाद, बस्ती, मेरठ। तो बेसिकली जो नदियों के किनारे के शहर हैं वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? खादर मिट्टी। तो जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है वो कौन सी होती है? खादर मिट्टी। ये इसको नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तराई में पाई जाती है। ठीक है, गंगा के विशाल मैदान की जो मिट्टियां हैं वो कौन सी हैं? खादर मिट्टी हैं। ठीक है, तो खादर मिट्टी कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा? कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज। गंगा यमुना की जो सहायक नदियां हैं वो जो नई मिट्टी बहा के लाती हैं उससे खादर मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अगली है हमारी बांगर मृदा। ठीक है, बांगर मृदा, बांगर को कहते हैं बूढ़ी मृदा। ठीक है, बूढ़ी मृदा। ये खादर मिट्टी जो होती है, जो पुरानी हो जाती है, उसके खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं, तो वही बांगर मिट्टी बन जाती है। ठीक है, तो जो नदियों के तलहटी में पाई जाती है, जैसे नदियाँ हो गई, तो इनके तलहटी में जो मिट्टी पाई जाएगी वो खादर मिट्टी होती, ज़्यादा उपजाऊ होगी। और जब ये पानी नीचे चला जाता है तो यही जो भूमि के ऊपर की जगह हो जाती है, भूमि के ऊपर की ज़मीन हो जाती है, भूमि के ऊपर की ज़मीन, इधर इधर की ज़मीन, इधर इधर की ज़मीन, तो ये बांगर मिट्टी बन जाती है। कौन सी? बांगर मिट्टी। तो बांगर मिट्टी क्या होती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, इस टाइप का जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। विशेषता क्या होती है? बाढ़ वाले स्तर से ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, जो ऊपर के क्षेत्र हैं, नदियों के ऊपर के क्षेत्र हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बांगर मिट्टी पाई जाती है। जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी अब प्रतिवर्ष नहीं पहुँचता है। ठीक है, कभी पहुँचा हो लेकिन अब नहीं पहुँचता है, तो वहाँ बांगर मिट्टी हो जाती है। खादर मिट्टी की तुलना में यह कम उपजाऊ होती है। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? बांगर मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? अलीगढ़ हो गया, मैनपुरी, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर। तो नदियों से दूर जो शहर हैं, ठीक है, वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बांगर मिट्टी। ठीक है, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, इटावा, रायबरेली, सब में कौन सी पाई जाती है? बांगर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ नदी बह रही है, इसके तलहटी में जो ये मिट्टी है ये खादर मिट्टी है। ये जो ऊपर रह गई है मिट्टी, जहाँ अब बाढ़ का पानी नहीं जा पाता है, यह कौन सी होगी? बांगर मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, तुलनात्मक बिंदु क्या है? नई जलोढ़ के विपरीत इसमें पुराने निक्षेप पाए जाते हैं। जो पुराने खनिज लवण इसमें इकट्ठा हो जाते हैं वही पाए जाते हैं इसमें, नए खनिज लवण इसमें नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी मिट्टी है जिसमें पुराने निक्षेप डिपॉजिट्स पाए जाते हैं? तो वो कौन सी हमारी होगी? बांगर मिट्टी होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। तीसरी हमारी लवणीय या क्षारीय मृदा। ठीक है, जिसको ऊसर या क्षारीय मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, ये सफ़ेद नमक की परत वाली मृदा होती है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, पानी भर जाता है, ठीक है, तो यह मृदा अत्यधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, जहाँ सबसे ज़्यादा बाढ़ का पानी जाके इकट्ठा होकर भर जाए। ठीक है, भूमि की सतह पर सफ़ेद नमक की परत जम जाती है,
स्थानीय भाषा में इसके दो प्रमुख नाम होते हैं, एक रेह और एक कल्लड़। ठीक है, तो क्षारीय मृदा के दो नाम होते हैं स्थानीय भाषा में, एक तो रेह हो गया और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, कल्लड़ हो जाएगा। ठीक है, ये पाई कहाँ जाएगी, जहाँ सबसे ज़्यादा सिंचाई वाला एरिया हो, जहाँ सबसे ज़्यादा पानी भर जाता हो। ठीक है, वहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। एरिया कौन कौन से हो जाएंगे, अलीगढ़, एटा, कानपुर, जहाँ बाढ़ का पानी इकट्ठा हो जाता हो। ठीक है, तो लवड़ी मृदा को सुधारने के लिए इसमें क्या है, ढैंचा की बुआई की जाती है। ठीक है, ढैंचा की बुआई करने से उसकी जो लवड़ता है वो कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला है हमारा भूड मृदा। ठीक है, जिसको भूर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, भूर मिट्टी पीले कलर की होती है। ठीक है, रेतीले टीलों की मिट्टी। देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में हवा द्वारा जो उड़ाकर बालू आती है। ठीक है, मतलब जो मैदानी क्षेत्रों में बाहर की मिट्टी उड़ के यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाती है, उसको क्या कह देते हैं, भूड मृदा कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कौन सी मिट्टी है जो हवा द्वारा उड़ाकर बालू लाई गई बालू से निर्मित होती है। ठीक है, यह मिट्टी ऊंचे टीलों के रूप में जमा हो जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में भूड कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, तो जो हमारे तटीय इलाका हैं, मुरादाबाद, बिजनौर, बदायूं, शाहजहांपुर। ठीक है, ऊपरी इलाका जो है हमारे, वहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भूड मृदा पाई जाती है। भूड मृदा के लिए जो प्रमुख फसलें हैं, तो तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, मूंगफली हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब भूड मृदा के लिए बहुत ही अच्छी फसलें हैं। ठीक है, ये भूड मृदा में उपजती हैं। ठीक है, तो भूड मृदा कहाँ पाई जाएगी, मुरादाबाद हो गया, बिजनौर हो गया, बिजनौर में बुक्सा जनजाति पाई जाती है, बदायूं, शाहजहांपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अगली है हमारी भाबर मृदा। ठीक है, भाबर मृदा क्या होती है, ये कंकरीली पथरीली मिट्टी होती है। नदियों द्वारा जो पहाड़ी पर्वतों इलाकों से जो बहा के कंकड़ पत्थर लाए जाते हैं मैदानी क्षेत्रों में, उनसे जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, भाबर मिट्टी कहते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, कंकड़ पत्थर जो इकट्ठा हो जाते हैं तराई क्षेत्र में, उसे क्या कह देंगे, भाबर मिट्टी कह देंगे। संरचना क्या होती है, यह मिट्टी मुख्य रूप से कंकड़ और पत्थरों से बनी होती है। ठीक है, यह अत्यंत छिद्रपूर्ण होती है, इसलिए पानी इसमें नहीं रुकता है। ठीक है, कृषि की उपयोगिता क्या है, यह मिट्टी खेती के लिए कम उपयुक्त मानी जाती है। जिसमें पानी नहीं रुकेगा तो वो मिट्टी, उस मिट्टी में खेती नहीं हो पाएगी। ये प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं जहाँ पे भाबर मिट्टी पाई जाएगी, जो भी ऊपरी इलाके हमारे, सहारनपुर हो गया, बिजनौर हो गया, जहाँ से नदियाँ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो शिवालिक के तलहटी इलाके, जहाँ पे ढलान वाले क्षेत्रों में भाबर मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, कंकड़ पत्थर वहीं रुक जाएंगे, पानी आगे निकल आएगा। ठीक है, तो जो ऊपरी इलाका है शिवालिक तलहटी के क्षेत्र जो हैं, वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, तो भाबर मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है तराई मृदा। तराई मृदा सबसे इम्पोर्टेंट है, नमी युक्त और जैविक मृदा, सबसे ज़्यादा उपजाऊ तराई मिट्टी। ठीक है, विशेषता क्या होती है, भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में, अब भाबर क्षेत्रों से जब पानी, वहाँ कंकड़ पत्थर तो रुक गए, अब वहाँ से पानी सब निकल के मैदानी इलाकों में आ गया, वहाँ से बहा के बड़ी खनिज लवण, जो महीन खनिज लवण आए, वो सब आके तराई इलाके में इकट्ठे हो गए। तो भाबर क्षेत्र के जो ठीक दक्षिण में इलाका है, वहाँ पे तराई मृदा पाई जाती है। ठीक है, महीन कड़ों वाली होती है और नमी युक्त होती है, मॉइस्चर रिच होती है, इसमें सबसे ज़्यादा मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह मिट्टी नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों से भरपूर होती है। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, जो हमारे तराई इलाका हैं, लखीमपुर हो गया, पीलीभीत, बहराइच, गोंडा, सिद्धार्थनगर, सबसे ज़्यादा चावल होते हैं, महाराजगंज। ठीक है, जहाँ पे नदियाँ सबसे ज़्यादा हैं, वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, तराई मिट्टी। तराई मिट्टी में मुख्यतः दो फसलें बहुत ज़्यादा होती हैं, एक तो गन्ना हो गया, दूसरा धान हो गया। ठीक है, सिद्धार्थनगर में कौन सा चावल होता है, तो काला नमक चावल होता है, सिद्धार्थनगर में पाया जाता है, अच्छी किस्म का है। तराई मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जो ऊपरी इलाका होंगे, लखीमपुर, पीलीभीत, बहराइच, गोंडा, ठीक है, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है, यहाँ तक कौन सी मृदा पाई जाएगी, तराई मृदा। ये धान और गन्ने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। अगली है हमारी धूह मृदा। ठीक है, धूह मृदा
तो नदियों के पास की जो विशेष मृदा होती है उसे क्या कहते हैं, धूह मृदा कहते हैं। यह नदियों के किनारे जलमग्न क्षेत्रों में पाई जाती है। जो जलमग्न क्षेत्र होते हैं जहाँ पे काच कछारी मिट्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है, काच जहाँ पे जमा हो जाता है उसको क्या कहते हैं, धूह मृदा कहते हैं। यह नदियों के जलस्तर के उतार चढ़ाव से सीधे प्रभावित होने वाली एक विशेष स्थानीय मिट्टी है, ठीक है। धूह मृदा ये नदियों की जलमग्न इलाकों में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगली है हमारी माट मृदा, ठीक है। माट मृदा कौन सी है, ये दोमट और रेतीली मिट्टी का मिक्सचर है, ठीक है। दोमट और रेतीली मिट्टी का मिक्सचर है। इसमें पानी रोकने की क्षमता भी अच्छी होती है और जल धारण की भी क्षमता अच्छी होती है, ठीक है। यह मिट्टी स्वभाव से दोमट होती है और रेतीली होती है, ठीक है, सैंडी भी होती है और लोमी भी होती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है, इसे पानी रोकने की अच्छी क्षमता होती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि सबसे ज़्यादा पानी रोकने की क्षमता किसमें होती है, तो माट मृदा में होती है, ठीक है। किस इलाके में पाई जाती है, तो जो हमारे गोरखपुर हो गए, बस्ती इलाके हो गए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बारिश जहाँ पे होती है वो कौन सी मृदा पाई जाएगी, वहाँ माट मृदा पाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मार मृदा, ठीक है। मार मृदा या मान मृदा ये काली मिट्टी के समान होती है, ठीक है। विशेषताएं क्या होती हैं, इसे काली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, या प्रकृति में चिपचिपी होती है, या मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से होंगे, झांसी हो गया, जालौन हो गया, ललितपुर, ये जो बुंदेलखंड के इलाके हैं वहाँ मार मृदा पाई जाएगी। उपयुक्त फसलें कौन कौन से होंगी, तो यहाँ कपास और चना जो मुख्य फसलें होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा काबर मृदा, ठीक है। ये भी एक टाइप की क्या है, माड़ मृदा है, काली मिट्टी है, ठीक है। माड़ मृदा देख सकते होंगे, जो काली मिट्टी होती है, जड़ों में जो काली काली मिट्टी इकट्ठा हो जाती है उसको माड़ मृदा कहते हैं। काबर मिट्टी क्या होती है, जो हल्का भूरे रंग की हो जाती है, ठीक है। संरचना क्या होती है, यह मार मिट्टी का एक भिन्न रूप है। यह मुख्यतः बुंदेलखंड और दक्षिणी पठारी क्षेत्रों की विशेषता है। कृषि उपयोगिता क्या है, मार मिट्टी की तुलना में जो काबर मिट्टी होती है कम फर्टाइल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पड़वा मृदा, ठीक है। पड़वा मृदा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आई हुई है, ठीक है, क्योंकि यमुना के तलहटी में पड़वा मृदा पाई जाती है। ये हल्की रेतीली और दोमट मिट्टी होती है, ठीक है, जो मोटे अनाज होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये हल्की रेतीली और दोमट मिट्टी होती है, ठीक है, जो रेतीली होती है हल्का रेत होता है इसमें, और दोमट टाइप की भी होती है, थोड़ा चिकनी भी होती है। प्रमुख क्षेत्र, तो यमुना के जो तटवर्ती निकटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है, पड़वा मृदा पाई जाती है। जो हमीरपुर और जालौन, हमीरपुर में कौन सी नदी आके मिलती है, तो बेतवा नदी आके मिल जाती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी पड़वा मृदा पाई जाएगी, ठीक है। पड़वा मृदा में मुख्यतः कौन फसलें होंगी, तो मुख्य फसलें होंगी चना और मोटे अनाज, ठीक है। जो हैवी ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, पड़वा मृदा में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राकर मृदा, ठीक है। ये लाल भूरी दानेदार मृदा होती है, राकर मृदा, ठीक है। जो ढलानों से जो बारीक कण बहकर जमीन पे आके रुक जाते हैं वो रॉकर मिट्टी का निर्माण करते हैं, ठीक है। मोटे दानों का ये अवशिष्ट होती है, दानेदार होती है मिट्टी। ये रंग में लाल भूरी होती है। इसकी भौतिक संरचना दानेदार होती है। यह मिट्टी आमतौर पर ढलानों पे पाई जाती है, जो पठारी ढलान होते हैं, जो बुंदेलखंड और बिंद के क्षेत्र का इलाका है, सोनभद्र के तरफ का, वहाँ कौन सी होती है, राकर मृदा। ढलानों से बारीक कण बह जाते हैं और केवल मोटे दाने रह जाते हैं। तो राकर मिट्टी लाल भूरी मिट्टी होती है और दानेदार मिट्टी होती है, पहाड़ी ढलानों पे पाई जाती है। अगली है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी लोहे से भरपूर होती है, इसमें आयरन सबसे ज़्यादा होता है। इस मिट्टी में लौह तत्व की अधिकता होती है, इसी लौह तत्व के कारण इसका रंग लाल होता है। प्रमुख क्षेत्र क्या होंगे, दक्षिणी पठार और विंध्य का जो क्षेत्र है हमारा, वहाँ लाल मिट्टी पाई जाएगी। दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी की जो प्रमुख फसलें वो कौन सी हैं, तो दलहन और तिलहन, ठीक है। दाल और सरसों और तेल की यहाँ पे मुख्य फसलें हैं। नेक्स्ट है हमारी भाट मिट्टी। जो भाट मृदा होती है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसमें चूने की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भाट मिट्टी में 30% चूना पाया जाता है, बाकी 70% सॉइल होती है, ठीक है।
इस मिट्टी में चूने लाइम की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसमें 30% चूना पाया जाता है। गंडक नदी के पास का जो क्षेत्र है, ठीक है, बिहार साइड का जो क्षेत्र है, बिहार बॉर्डर एरिया जो है, वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भाट मिट्टी। कुशीनगर और देवरिया में ये पाई जाती है। गन्ने की खेती के लिए यह मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो भाट मिट्टी किसके लिए फेमस हो जाएगी? गन्ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बलुआ मिट्टी, ठीक है। बलुआ मिट्टी यूपी में कहाँ पाई जाती है? तो सब्जियों और फलों के लिए बेस्ट होती है। बलुआ मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पे नदियाँ जगह काटती होंगी ज़मीन। कृषि उपयोग एवं क्षेत्र कौन से हैं इसके? तो यह मिट्टी मुख्य रूप से सब्जियों और फलों के उत्पादन के लिए समर्पित बेल्ट के रूप में जानी जाती है। प्रमुख जिले कौन से हैं? वाराणसी, जौनपुर और गाजीपुर, ठीक है। प्रमुख उपज फसलें कौन सी हैं? सब्जियों में परवल, कद्दू हो जाएगा। फल में आम और अमरूद। अमरूद सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? वाराणसी में होते हैं, बलुआ मिट्टी में होते हैं। तो ऐसे आप याद रखेंगे, बलुआ मिट्टी जो है वाराणसी और जौनपुर, गाजीपुर में सबसे ज़्यादा पाई जाएगी और ये सब्जियों और फलों के लिए सबसे अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऊसर और बंजर मिट्टी, ठीक है। ऊसर और बंजर मिट्टी सोडियम प्रभावित और सुधारीकृत मृदा जो होती है। समस्या एवं प्रभाव। समस्या क्या होती है? जहाँ जमीन में सोडियम की मात्रा अधिक होती है, सतह पर सफ़ेद पाउडर जैसी परत रेत जम जाती है। प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो मध्य यूपी, रायबरेली और सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, वहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऊसर मिट्टी पाई जाती है। आप लोग देखे में होंगे, हल्की सफ़ेद कलर की मिट्टी जो हो जाती है। अब इसके सुधार के लिए सरकार काम का कर रही है। रासायनिक उपचार क्या है? जिप्सम और पायराइट का प्रयोग करके भूमि कृषि को योग्य बनाया जा रहा है। ऊसर बंजर को अब भूमि योग्य बनाया जा रहा है, ठीक है। सुधार के बाद अब इन ज़मीनों में धान उगाने के लिए, ठीक है, तो धान उगाने के लिए सफल कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने पढ़ा यूपी के सभी मिट्टियों के बारे में, उनमें कौन सी फसल इम्पोर्टेंट है, कौन सी फसल होती है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो कृपया क्लास को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी टाइप की और क्लासेस पाने के लिए हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू।